दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। लोकसभा ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर यानी CGST विधेयक 2023 पारित किया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने एक $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर का 1 वर्ष पूरा हुआ। नीति आयोग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और संधारणीय विकास एजेंडा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 के अनुसार पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे साल एसिड हमले के मामलों में शीर्ष पर बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोमा को आधिकारिक तौर पर उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की। लोकसभा ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर यानी CGST विधेयक 2023 पारित किया। इस विधेयक द्वारा CGST अधिनियम 2017 में संशोधन किया जाएगा। इसका उद्देश्य जीएसटी अपीलीय अधिकरण यानी GST-AT के सदस्यों के लिए योग्यता संबंधी शर्तों में संशोधन करना है। साथ ही इसके तहत वस्तु और सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा को भी बढ़ाया जाएगा। CGST अधिनियम 2017 वस्तुओं और सेवाओं के राज्य के भीतर आपूर्ति पर CGST लगाने व उसका संग्रह करने का प्रावधान करता है। ये अधिनियम केंद्र सरकार को GST परिषद की सिफारिश पर GST-AT स्थापित करने की अनुमति भी देता है। अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ GST ढांचे के भीतर दूसरा अपीलीय प्राधिकरण है। इसका कार्य CGST अधिनियम 2017 और राज्य GST अधिनियमों के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनना है। GST-AT के संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और 2 तकनीकी सदस्य शामिल होते हैं। न्यायिक सदस्य की योग्यता भी खास तरीके से तय की जाती है। हाईकोर्ट का न्यायाधीश या 10 वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर रहा व्यक्ति ही न्यायिक सदस्य बनने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। आखिर में बात करते हैं विधेयक के तहत किए जाने वाले मुख्य परिवर्तन की। विधेयक में होने वाला मुख्य परिवर्तन है GST-AT के सदस्यों के लिए योग्यता में बदलाव। ये कम से कम 10 साल के अनुभव वाले वकीलों को जुडिशियल मेंबर के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है। साथ ही इस तरह के वकीलों को इनडायरेक्ट टैक्सेशन से संबंधित मामलों में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। विधेयक के अनुसार GST-AT के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष होगी और GST-AT के अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष की गई है। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और ADB ने भारत में औद्योगिक गलियारा विकास यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $250 मिलियन का ये ऋण एक नीति आधारित ऋण है। इस ऋण का उपयोग औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के उप कार्यक्रम 2 के तहत कुछ आवश्यक कार्यों के लिए किया जाएगा। इन उप कार्यक्रमों में पहला है एक वैकल्पिक वित्त पोषण समाधान का विकास करना, जैसे कि औद्योगिक क्लस्टर विकास के लिए हरित वित्त यानी कि ग्रीन फाइनेंस। दूसरा है औद्योगिक कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार करना तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य प्रणालियों को एकीकृत करना। ये ऋण अक्टूबर 2021 में ADB द्वारा पहले सब प्रोग्राम के लिए मंजूर हुए $250 मिलियन के ऋण पर आधारित है। इसे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम NICP के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत करने हेतु मंजूरी दी गई थी। ADB एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत को एक समृद्ध, समावेशी, मजबूत तथा संधारणीय विकास वाला क्षेत्र बनाना है। ADB का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। इस तरह के ऋण औद्योगिक गलियारे उद्योग यानी कि एडवांस इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच प्रभावी एकीकरण में सहायक होते हैं। इससे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इन औद्योगिक गलियारों के महत्व के बारे में।
ये वैश्विक वैल्यू चेन में भारत को एक मजबूत भागीदार के रूप में स्थापित करते हैं। ये क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। इतना ही नहीं, औद्योगिक गलियारे वाले राज्यों में रोजगार के बेहतर अवसर उत्पन्न होते हैं और गरीबी उन्मूलन में योगदान भी मिलता है। आखिर में बात करते हैं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम NICP के बारे में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में भविष्य के इंडस्ट्रियल सिटीज का विकास करना है। ये शहर दुनिया के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को मंजूरी दी है। इनमें 32 परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन गलियारों का निर्माण राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की तरफ। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर का 1 वर्ष पूरा हुआ। इस फ्रेमवर्क को जैव विविधता अभिसमय CBD के 15वें पक्षकारों के सम्मेलन COP15 में अपनाया गया था। इसे आईची जैव विविधता लक्ष्यों की जगह लागू किया गया था, जिनकी निर्धारित अवधि 2011 से 2020 थी और ये कानूनी तौर पर गैर बाध्यकारी प्रकृति का है। सबसे पहले बात करते हैं इस फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदुओं की। इसमें 2050 के लिए 4 व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला है मानव प्रेरित कारकों से प्रजातियों के विलुप्ति की रोकथाम, जैव विविधता का संधारणीय उपयोग, लाभ का न्याय संगत वितरण, प्रति वर्ष $700 बिलियन के जैव विविधता वित्त अंतराल को समाप्त करना। इसने 2030 के लिए 23 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित भी किए हैं, जैसे कि भूमि, समुद्र और अंतर्देशीय जल के 30% हिस्से का संरक्षण करना, निम्नीकृत हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र के 30% हिस्से की पुनर्स्थापना करना, नीतियों में जैव विविधता का एकीकरण करना और आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को आधा करना आदि शामिल है। इस फ्रेमवर्क को ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी GBF फंड से वित्त पोषित किया जा रहा है और ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा स्थापित एक विशेष ट्रस्ट फंड है। GEF की स्थापना रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान की गई थी और विश्व बैंक GEF के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। इस फ्रेमवर्क का अगला मुख्य बिंदु है निगरानी और रिपोर्टिंग। देशों को संकेतकों के एक निर्धारित सेट पर हर 5 साल या उससे कम समय में रिपोर्ट करना होगा। साथ ही इन संकेतकों में हासिल की गई प्रगति की निगरानी भी करनी होगी। इस फ्रेमवर्क द्वारा की गई प्रगति की बात करें तो इसके चलते राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर संधि को अपनाया गया है और इस संधि का उद्देश्य राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे के क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और उसके संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना है। फ्रेमवर्क के बाद अब बात करते हैं जैव विविधता अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन है। इसकी भारत सहित 196 देशों ने अभिपुष्टि की है। इसे 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान अपनाया गया और ठीक 1 साल बाद 1993 में लागू कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और संधारणीय उपयोग करना आदि है। आखिर में बात करते हैं इसके मुख्य प्रोटोकॉल के बारे में। इसका पहला मुख्य प्रोटोकॉल है नागोया प्रोटोकॉल। ये आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच तथा उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित व न्याय संगत साझाकरण सुनिश्चित करता है। और दूसरा है जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की तरफ। नीति आयोग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और संधारणीय विकास एजेंडा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में संधारणीय विकास के लिए वैश्विक वित्त व्यवस्था को नया रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि वैश्विक वित्त व्यवस्था को नया रूप देने की जरूरत क्यों है। इसका पहला कारण है विखंडित वैश्विक वित्तीय संरचना। वर्तमान वैश्विक वित्त प्रणाली के कारण विकसित और विकासशील क्षेत्रों के बीच इकोनॉमिक रिकवरी में असमानता को बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान वैश्विक ऋण संरचना अनौपचारिक और अप्रभावी बनी हुई है।
साथ ही निम्न आय वाले अनेक देश ऋण संकट का सामना कर रहे हैं या ऋण संकट के करीब हैं। दूसरा कारण है वित्त की आवश्यकता। हरित विकास का वित्त पोषण करने के लिए अगले दशक में लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, निजी संसाधनों का समुचित आवंटन नहीं किया जा रहा है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों की बात करते हैं। इसमें पहली सिफारिश है बहुपक्षीय विकास बैंक में संरचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता है ताकि बेहतर तरीके से पूंजी जुटाई जा सके, परियोजनाओं का बेहतर एग्जीक्यूशन हो सके और संधारणीय बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके। दूसरी सिफारिश है बहुपक्षीय ऋणदाता क्लब का गठन। ऋण की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग ऋणदाताओं का एक क्लब बनाने की जरूरत है। इससे दिए गए ऋण का पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जा सकेगा। तीसरी सिफारिश है ग्लोबल साउथ के देशों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिशन की आवश्यकता। इससे ग्लोबल साउथ के देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन और नवाचारी उपाय करने हेतु साधन प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, कैपिटल फ्लो को बनाए रखने के लिए द्विपक्षीय स्वैप लाइनों यानी BSLs के दायरे का विस्तार करना चाहिए। साथ ही IMF के कंटिजेंसी फंड्स के तहत दिए जाने वाले ऋणों की शर्तों को अनुकूल बनाना चाहिए और विशेष आहरण अधिकारों यानी SDRs के अलॉटमेंट को भी नियम आधारित बनाना चाहिए, जिसमें विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमित हो। इसके अलावा कुछ अन्य लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं, जैसे कि रेजिलिएंट फंड का गठन करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था, संयुक्त तकनीकी विकास, हरित ऊर्जा सुरक्षा और ट्रांजिशन पार्टनरशिप को बढ़ावा देना आदि। चलिए अब बात करते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की। भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 के अनुसार पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे साल एसिड हमले के मामलों में शीर्ष पर बना हुआ है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने जारी की है। भारत के विधि आयोग की 226वीं रिपोर्ट के अनुसार एसिड हमलों से अधिकतर लड़कियां पीड़ित होती हैं, जिसमें से कई लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम होती है। इन हमलों में ज्यादातर विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार करने के कारण बताए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं एसिड हमलों को रोकने के लिए की गई पहलों के बारे में। कानूनी पहलों की बात करें तो दंड विधि अधिनियम 2013 के तहत एसिड हमले को अपराध बना दिया गया है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता में कुछ धाराएं भी जोड़ी गई हैं, जिसमें पहला है धारा 326A और B। इसमें एसिड इत्यादि के उपयोग से नुकसान पहुंचाने के लिए दंड या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दूसरी पहल है एसिड की बिक्री का विनियमन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसिड की बिक्री को विनियमित करने के तरीके पर सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि सभी को लॉगबुक बनाए रखनी होगी, यानी बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके बिना ओवर द काउंटर एसिड की बिक्री की अनुमति नहीं है। ये निर्देश पॉइजन एक्ट 1919 के लिए बनाए गए मॉडल पॉइजन्स पोजेशन एंड सेल रूल्स 2013 के तहत जारी किए गए हैं। और तीसरा है मुआवजा और पुनर्वास। धारा 357A के तहत एसिड हमलों के पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा और उन्हें अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाती है। अब सवाल ये आता है कि इतने कठोर कानून होने के बावजूद भी एसिड हमले क्यों हो रहे हैं? इसका पहला कारण है कानूनों में एक रूपता की कमी। एसिड की बिक्री या एसिड हमले पर सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक जैसे कानून नहीं है। दूसरा कारण है एसिड का आसानी से उपलब्ध होना। राज्य सरकारें एसिड की बिक्री संबंधी निर्देशों को सही से लागू नहीं कर पा रही है। और तीसरा कारण है कम दोष सिद्धि दर यानी कन्विक्शन रेट। एसिड हमले सहित शारीरिक क्षति पहुंचाने के मामले में दोष सिद्धि दर लगभग 36% है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आखिरी मुख्य खबर की तरफ। WHO ने नोमा बीमारी को NTD के रूप में वर्गीकृत किया है। NTD के रूप में वर्गीकरण के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे कि बीमारी के बारे में विश्व में जागरूकता बढ़ाना, बीमारी पर अनुसंधान को बढ़ावा देना, वित्त पोषण को प्रोत्साहित करना और बहुक्षेत्रीय और बहुआयामी अप्रोच के माध्यम से नोमा बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयासों को बढ़ावा देना। खबर को विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं नोमा रोग के बारे में।
नोमा मुंह और चेहरे का एक गंभीर गैंग्रीन जैसा रोग है। ये मुख्य रूप से कुपोषण से पीड़ित 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। ऐसे बच्चे अत्यधिक गरीबी में जीवन बसर कर रहे होते हैं और खराब ओरल हेल्थ वाले भी होते हैं। इस रोग से जुड़े मामले सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप से मिलते हैं। नोमा रोग के बाद अब बात करते हैं उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी NTD के बारे में। NTD 20 रोगों का एक विविध समूह है। इन रोगों के अधिकतर मामले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये रोग इन क्षेत्रों के गरीब समुदायों के 1 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं। ये रोग अलग अलग रोग जनकों के कारण होते हैं। इनमें वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फफूंद यानी फंजी, विषाक्त पदार्थों का सेवन इत्यादि शामिल है। NTDs में डेंगू व चिकनगुनिया, रेबीज, लेशमैनियासिस, कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक फिलारियासिस इत्यादि जैसे रोग शामिल है। NTD से निपटने के लिए वैश्विक और भारतीय स्तर पर कुछ पहलें आरंभ की गई हैं। सबसे पहले जानते हैं भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में। लिम्फेटिक फाइलियासिस के उन्मूलन के लिए त्वरित योजना 2018 बनाई गई है। हालांकि भारत पहले ही कुछ NTDs का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर चुका है, जैसे कि गिनी वॉर्म, ट्रैकोमा, यॉज और बचे हुए से निपटने के लिए राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आखिर में बात करते हैं वैश्विक पहलों की। NTDs पर लंदन घोषणा पत्र और किगाली घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसमें 2030 तक NTDs के उन्मूलन या नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आखिर में बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल आइसलैंड की। इस देश की राजधानी रेक्यविक है। कई हफ्तों तक जारी रही तीव्र भूकंपीय हलचलों के बाद आइसलैंड के रिकिनेस प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी उद्गार की घटना घटित हुई है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। ये 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के गठन के समय से ही इसका सदस्य है। इसकी तट रेखा उत्तर में ग्रीनलैंड सागर, पूर्व में नॉर्वेजियन सागर, दक्षिण और पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा उत्तर पश्चिम में डेनमार्क स्ट्रेट से मिलती है, जो इसे ग्रीनलैंड से अलग करती है। चलिए अब इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की बात करते हैं। आइसलैंड का उच्चतम बिंदु हर्नाल्डस पीक है और यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम जोर्सा नदी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मध्य अटलांटिक कटक पर स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ स्थित ज्वालामुखी पृथ्वी के अस्थिर आंतरिक भाग में गहराई तक विस्तारित है। अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भूटान गेलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय शहर स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस शहर की सीमा भारत के असम राज्य से लगी होगी। भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि TOT में पिछले 1.5 दशक में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए हैं। भारतीय कृषि के लिए TOT से आश्य गैर कृषि उत्पादों और सेवाओं की तुलना में कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव से है। नासा का टेम्पो यानी कि ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन सैटेलाइट उपग्रह उत्तरी अमेरिका में प्रति घंटे वायु प्रदूषण की निगरानी करता है। यह वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से वायु प्रदूषकों और उनके उत्सर्जन सोर्सेस की पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप से निगरानी करने में मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एमपॉक्स यानी मॉन्की पॉक्स की महामारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया है। ये बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। इसका संचालन मौजूदा कंबाइंड टास्क फोर्स 153 की संरचना के तहत किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैकल्पिक निवेश कोष AIFs में निवेश के माध्यम से लोन की एवरग्रीनिंग पर रोक लगाने हेतु मानदंडों को कठोर कर दिया है। हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मूल्य वर्धित मछली उत्पादों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है।
भारत में सार्स कोरोना वायरस 2 के JN.1 वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया है। सार्स कोरोना वायरस 2 के कारण ही कोविड-19 महामारी फैली थी। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।